अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज मोहम्मद आतिफ और IS 16 के थर्ड लेक्चर के साथ आज हम स्टार्ट करेंगे एंड इट इज अबाउट डी रिकॉग्निशन ऑफ पीपीई यानी गेन ऑन लॉस ऑन द सेल ऑफ नॉन करंट एसेट और गेन ऑन लॉस ऑन द एक्सचेंज ऑफ नॉन करंट एसेट। इस सिलसिले में क्या एंट्रीज पास की जाती हैं, क्या अकाउंट्स बनते हैं, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स इन चीजों को कंसिडर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। डी रिकॉग्निशन ऑफ पीपीई। The carrying amount of an item of PPE shall be de-recognized on disposal or when no future economic benefit are expected from its use or disposal. Effective disposal में हमारे पास we need to calculate the gain or loss, जो कि आप measure करते हैं by comparing the sale proceed with the carrying amount. सेल प्रोसीड को कैरिंग अमाउंट के साथ कंपेयर करके आप गेन या लॉस कैलकुलेट करते हैं। यानी एक एसेट जिसकी कैरिंग वैल्यू 8 रुपीज है, आप उसे 10 रुपीज का सेल कर रहे हैं तो ये आपके लिए गेन है, आप ज्यादा वैल्यू का सेल कर रहे हैं। और अगर आप 8 रुपीज की वैल्यू के एसेट को 6 रुपीज का सेल करते हैं तो वो आपके लिए लॉस है। सो इफ द सेल प्रोसीड इज ग्रेटर देन कैरिंग वैल्यू इट शोज गेन एंड अदरवाइज लॉस। एंट्री सिलसिले में हमने रिकॉर्ड करनी है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो हमने अपडेट करना है। First of all, we need to transfer cost of non-current asset to disposal account. और हम उसके लिए एंट्री पास करते हैं डेबिट डिस्पोजल अकाउंट एंड क्रेडिट नॉन करंट एसेट। सेकेंड, वी नीड टू ट्रांसफर द अकुमुलेटेड डिप्रिसिएशन टू डिस्पोजल अकाउंट, जिसके लिए एंट्री पास की जाएगी अकुमुलेटेड डिप्रिसिएशन डेबिट ऑन डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। नॉर्मली हम अकुमुलेटेड डिप्रिसिएशन को क्रेडिट करते हैं, लेकिन जिस वक्त हम एसेट डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं तो उसे डेबिट रिकॉर्ड करेंगे। थर्ड, समटाइम हमारे पास एसेट को डिस्पोज करने के हवाले से कुछ कॉस्ट खर्च हो सकती है, कोई कमीशन पे करना पड़ सकता है, कोई एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ सकती है, तो उसकी कॉस्ट को रिकॉर्ड करने के लिए एंट्री पास की जाएगी डिस्पोजल टू बैंक अकाउंट। एंड लास्ट, जो आप एसेट को डिस्पोज ऑफ करने से प्रोसीड हासिल करेंगे उसकी एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। डिस्पोजल अकाउंट को अगर हम कंसिडर करें तो इसी डिस्पोजल एंट्रीज के हवाले से जो ऐसा डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है उसकी कॉस्ट डेबिट साइड पे, उस पे जो अकुमुलेटेड डिप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी है वो क्रेडिट साइड पे, जो सेल प्रोसीड के हवाले से आप कैश रिसीव कर रहे हैं वो भी क्रेडिट साइड पे। नाउ अगर आप डिफरेंस को कंसिडर करें, इफ क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड तो वो गेन को शो करेगी, अदरवाइज लॉस। फॉर एग्जांपल, अल्फा सेल्स मशीन बी फॉर 50,000 कैश ऑन 30th अप्रैल। मशीन बी की कॉस्ट 1 लाख थी when it was purchased and has a carrying amount of 65,000. अगर एक एसेट जिसकी कॉस्ट 1 लाख है, अगर उसकी कैरिंग अमाउंट 65,000 है तो इसका मतलब है 35,000 की डिप्रिसिएशन उस पर चार्ज हो चुकी है। What are the general entry to record the disposal of machine? तो फर्स्ट तो हम डिस्पोजल के रेफरेंस से नॉन करंट एसेट को क्रेडिट करेंगे 1 लाख से, देन फिर हम एंट्री पास करेंगे अकुमुलेटेड डिप्रिसिएशन को डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर करने की, जो कि आ जाएगी आपके पास अकुमुलेटेड डिप्रिसिएशन डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट। एंड थर्ड एंट्री पास कर दी जाएगी बैंक टू डिस्पोजल की जितनी हमने सेल प्रोसीड हासिल की है। दिस कैन बी शोन विद द हेल्प ऑफ डिस्पोजल अकाउंट। एसेट की कॉस्ट हमने डेबिट साइड पे शो की, उस पर अकुमुलेटेड डिप्रिसिएशन क्रेडिट साइड पे और कैश भी क्रेडिट साइड पे। डिफरेंस आपके पास क्रेडिट साइड पे आ रहा है, इफ द डेबिट साइड इज ग्रेटर तो इट शोज लॉस ऑफ 15,000। ये आप एक कंबाइन एंट्री की सूरत में भी मेंशन कर सकते हैं। लास्ट में हमने मेंशन की है कि आप डेबिट कर दें, डिस्पोजल को माइनस करते हैं, सिर्फ बैंक की बात करें कि बैंक में आपके पास अमाउंट डेबिट आ रही है 50,000, अकुमुलेटेड डिप्रिसिएशन आपके पास डेबिट हो रही है 35,000 और नॉन करंट एसेट 1 लाख से क्रेडिट हो रहा है, तो ये आपके पास एक कंबाइन एंट्री भी पूछी जा सकती है। Here you can easily identify कि आपके पास डिफरेंस डेबिट साइड पे आ रहा है जो कि लॉस को शो करता है। इन केस ऑफ एक्सचेंज, यानी समटाइम हम अपना कोई पुराना एसेट देखकर नया एसेट हासिल कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में सेलर या सप्लायर हमें कुछ कंसेशन दे रहा है, दैट इज द केस ऑफ एक्सचेंज। इन सच अ केस आप क्या एंट्रीज पास करेंगे? तो फर्स्ट आपने उसी तरह पुराना एसेट जो आपके पास से जा रहा है उसे रिमूव कर देना है, डिप्रिसिएशन अकुमुलेटेड डिप्रिसिएशन को भी रिमूव कर देना है। एंड थर्ड हमने रिकॉर्ड करना है पार्ट एक्सचेंज अलाउंस, यानी हमें कितना बेनिफिट मिल रहा है उस एसेट को डिलीवर करने की सूरत में, इन एक्सचेंज देने की सूरत में। और इसके लिए आपके पास न्यू जो नॉन करंट एसेट है उसे डेबिट करेंगे
उस वैल्यू से कि जितना अलाउंस आपके पास आपको हासिल हो रहा है, और डिस्पोजल को क्रेडिट कर दिया जाएगा। एंड जितना आप कैश पे कर रहे हैं उसके लिए आपकी एंट्री पास होगी नॉन करंट एसेट टू कैश। Wendy Bobbin runs a business altering and repairing clothes. जब उसने बिजनेस स्टार्ट किया 1 जनवरी 2002 को, उसने एक सेविंग मशीन परचेज की $2500 की। वो इस मशीन को डिप्रिसिएट करिए स्ट्रेट लाइन मेथड के मुताबिक 20% के रेट पे, और पॉलिसी है उसकी फुल ईयर डिप्रिसिएशन चार्ज करना इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन एंड नथिंग इन द ईयर ऑफ सेल। उसका बिजनेस ग्रो कर गया, अब उसे फॉस्टर मशीन की जरूरत है। ड्यूरिंग दिसंबर 2005 उसने अपनी मशीन अपग्रेड की। सेल्समैन ने उसे ऑफर किया पार्ट एक्सचेंज डील, जिसके मुताबिक उसे अलाउंस मिल रहा है $750 का, और बाकी बैलेंस उसे $4850 कैश में पे करना पड़ रहा है। यू नीड टू कैलकुलेट द गेन और लॉस ऑन द एक्सचेंज ऑफ एसेट, और इसके लिए आपको कंपेयर करना है कैरिंग वैल्यू को एक्सचेंज अलाउंस के साथ। तो यू नीड टू कैलकुलेट द कैरिंग वैल्यू। एक एसेट की कॉस्ट 2500 थी, 20% के रेट के हिसाब से हम उसे डिप्रिसिएट कर रहे हैं, तो 500 डिप्रिसिएशन फॉर द 1 ईयर, और पिछले 3 साल में 2002, 2003 और 2004, इन 3 सालों में से डिप्रिसिएट किया उसने 1500 से, क्योंकि 5 में डिप्रिसिएट नहीं करना, क्योंकि 5 में वो चेंज कर रही है एसेट को, और ईयर ऑफ सेल में एसेट पे डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं की जाती। दैट इज व्हाई आपके कैरिंग वैल्यू आ गई 1000। 1000 के एसेट के बदले आपको जो अलाउंस मिल रहा है वो 750 का मिल रहा है, विच मीन्स अ सिचुएशन ऑफ लॉस, कि आपके पास 1000 का एसेट देकर आपको जो कंसेशन मिल रही है नया एसेट खरीदने पे वो 750 की है, तो ये 250 का आपके लिए लॉस है। कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट कैसे मेजर की जाएगी? 750 का जो आपको अलाउंस मिल रहा है प्लस आपके पास जितनी अमाउंट आप कैश में पे कर रहे हैं, ये आ जाएगी 5600, और इस करंट ईयर की दिसंबर 2005 के ईयर की डिप्रिसिएशन आपके पास 5600 का 20% 1120 चार्ज कर दी जाएगी, क्योंकि ईयर ऑफ परचेज में फुल ईयर डिप्रिसिएशन चार्ज की जाती है। अब विद द हेल्प ऑफ इंटरेस्ट आपने डेबिट करना है डिस्पोजल को पुराने एसेट की वैल्यू से, जो कि आपने इन एक्सचेंज ऑफ न्यू एसेट दिया 2500 से उसे क्रेडिट कर देंगे। उस एसेट पे जितनी डिप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी है वो अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन टू डिस्पोजल अकाउंट एंट्री पास करके रिकॉर्ड की। नए एसेट की वैल्यू जितने आपको एक्सचेंज अनाउंस मिल रहा है उससे 750 से रिकॉर्ड किया, और जितना आपने कैश पे किया वो 4850 से। And that's how the loss or profit will be calculated. 2500 के एसेट की कॉस्ट डेबिट साइड पे, उस पे जितनी डिप्रिसिएशन चार्ज हो रही है, जितना अलाउंस मिल रहा है वो क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। बैलेंसिंग फिगर अगेन क्रेडिट साइड पे ही आ रही है, जो कि लॉस को रिप्रेजेंट करती है। अकाउंट्स जो आपके पास एसेट के हैं वो दो तरह से प्रिपेयर किए जा सकते हैं। इनका फॉर्मेट क्लियरली अंडरस्टैंड करना जरूरी है और याद रखना जरूरी है, क्योंकि इन्हीं फॉर्मेट्स के मुताबिक आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना इजी हो सकता है। बैलेंस, अगर आपके पास एसेट के अकाउंट कॉस्ट पे भी बनाए जा सकते हैं और कैरिंग वैल्यू पे भी। अगर एसेट का अकाउंट कॉस्ट पे बनाया जाता है तो उसके डेबिट साइड पे बैलेंस रिप्रेजेंट करता है कॉस्ट ऑफ ऑल एसेट एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, कॉस्ट ऑफ ऑल एसेट। और डेबिट साइड पे एसेट की वैल्यू में इंक्रीज आएगा, जो कि एसेट खरीदने से आता है, कैश में आपने पेमेंट की है या पार्ट एक्सचेंज अलाउंस है, दोनों सूरतों में वो डेबिट साइड पे आ जाएगा। F3 के सिलेबस के मुताबिक रिवैल्यूएशन भी चूंकि इसमें इंक्लूडेड है, अगर आप रिवैल्यूएशन अपवर्ड कर रहे हैं, एसेट की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, तो वो भी डेबिट साइड पे शो की जाएगी। क्रेडिट साइड पे डिस्पोजल के नाम से उस एसेट की कॉस्ट रिकॉर्ड की जाएगी जो आपने डिस्पोज ऑफ कर दिया। रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड अगर है तो क्रेडिट साइड पे, और बैलेंस आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ ऑल एसेट एट द एंड ऑफ द ईयर। और जब आपके पास एसेट के हवाले से इंफॉर्मेशन उसकी कॉस्ट की सूरत में मेंशन होगी, तो देन अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का अकाउंट बनाकर या तो आपको डिप्रिसिएशन एक्सपेंस फाइंड आउट करना होगा, या फिर उस एसेट की डिप्रिसिएशन जो कि आप सेल कर चुके हैं। डिप्रिसिएशन, अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन आपका कॉन्ट्रा एसेट है, इसका ओपनिंग बैलेंस लायबिलिटी की तरह क्रेडिट साइड पे, जितनी डिप्रिसिएशन चार्ज हो रही है उसकी एंट्री पास की जाती है डिप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, तो वो आपके पास डिप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर भी क्रेडिट साइड पे। जो एसेट आप सेल करते हैं उस पे आप एंट्री पास करते हैं अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन टू डिस्पोजल, तो वो डिस्पोजल रिप्रेजेंट करता है उस एसेट की डिप्रिसिएशन जो आपने सेल आउट कर दिया है, और बाकी बैलेंस आपके पास डेबिट साइड पे शो हो जाएगा। नाउ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ क्वेश्चन कि जिसमें आपने एक साल के दौरान एसेट परचेज भी किया है और सेल भी किया है, और हम कैसे डिप्रिसिएशन चार्ज फाइंड आउट करेंगे, जो कि हमारे पास F3 के सिलेबस में भी ये क्वेश्चन शामिल है और कैप 1 ITA के सिलेबस में भी इस टाइप के क्वेश्चन इंक्लूडेड है।
सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्लांट एंड मशीनरी का कॉस्ट काउंट आपको मेंशन है। ओपनिंग बैलेंस 2,40,000 1 जुलाई 2003 का। 1 जनवरी 2004 को आपने कैश पे करके कोई एसेट एक्वायर किया। 30 सितंबर को आपने कोई एसेट डिस्पोज ऑफ किया और क्लोजिंग बैलेंस 3,40,000 है। कंपनी की पॉलिसी है कि डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं 20%। मेथड है स्ट्रेट लाइन और पॉलिसी है कि प्रोपोर्शनेट डिप्रिसिएशन चार्ज की जाती है इन द ईयर ऑफ परचेज एंड सेल, यानी जितने मंथ हमने यूज किया उसी हिसाब से डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने कैलकुलेट करना है कि वो एसेट कि जिन्हें आपने थ्रू आउट द ईयर यूज किया, ताकि उन पे डिप्रिसिएशन फाइंड आउट की जाए। क्योंकि जो एसेट हमने खरीदे हैं वो भी पार्ट ऑफ द ईयर हमने यूज किए हैं, जो एसेट हमने बेचे हैं वो भी पार्ट ऑफ द ईयर यूज किए हैं। दैट इज वाई उन पे डिप्रिसिएशन अलग से कैलकुलेट की जाएगी। फर्स्ट वी नीड टू आइडेंटिफाई कि कितना एसेट हमने थ्रू आउट द ईयर यूज किया। और ये कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा? एसेट के ओपनिंग बैलेंस में से जो एसेट डिस्पोज ऑफ कर दी उसकी कॉस्ट लेस कर दें। एसेट के ओपनिंग बैलेंस में से डिस्पोज ऑफ एसेट की कॉस्ट लेस कर दें, यू विल गेट द अमाउंट ऑफ एसेट यूज थ्रू आउट द ईयर। इस क्वेश्चन में हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 2,40,000 माइनस 60,000, ये वैल्यू आ जाती है 1,80,000। इस पे 20% डिप्रिसिएशन आ जाएगी 36,000। सेकंड, डिप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट करनी है ऑन एसेट सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। जो एसेट हमने सोल्ड किया वो 30 सितंबर 2003 को सेल किया। ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई से 30 सितंबर तक, जुलाई अगस्त सितंबर 3 मंथ हमने एसेट यूज किया, तो उस पर 3 मंथ्स की ही डिप्रिसिएशन चार्ज की जाएगी, जो कि आ जाएगी 60,000 इंटू 20% इंटू 3/12। देन जो एसेट हमने परचेज किया वो 1 जनवरी 2004 को परचेज किया। 1 जनवरी 2004 से लेकर 30 जून तक वो एसेट हमने 6 मंथ यूटिलाइज किया, तो उस पर डिप्रिसिएशन आ जाएगी 1,60,000 इंटू 20% मल्टीप्लाई बाय 6/12। Hence the total depreciation expense would be 55,000. अब हमारे पास ये फॉर्मेट है कि अगर आपके पास एसेट के बारे में इंफॉर्मेशन कैरिंग वैल्यू पे गिवन हो, तो इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप जो है डिस्पोजल या डिप्रिसिएशन जो भी चीज मिसिंग है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इट इज balance, which is the balance show the net carrying value or book value of the all asset at the start of the year। कैश या पार्ट एक्सचेंज अलाउंस के नाम से डेबिट साइड पे आप मेंशन करेंगे कि कितनी वैल्यू का एसेट आपने ड्यूरिंग द ईयर एक्वायर किया। डिस्पोजल में यहाँ पे क्रेडिट साइड पे कैरिंग वैल्यू ही रिकॉर्ड की जाएगी एसेट की, कि जो एसेट डिस्पोज ऑफ किया उसकी कैरिंग वैल्यू। और अगर आप नॉन करंट एसेट का अकाउंट नेट बुक वैल्यू पे बना रहे हैं, तो जो डिप्रिसिएशन एक्सपेंस है वो भी इसी अकाउंट में, नॉन करंट एसेट के अकाउंट में ही क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। एंट्रीज की पास होती है डिप्रिसिएशन टू एसेट इन केस कि आपके पास एसेट के हवाले से इंफॉर्मेशन सिर्फ कैरिंग वैल्यू की सूरत में अवेलेबल है। एंड देन बैलेंस जो एट द एंड ऑफ द ईयर कैरिंग वैल्यू ऑफ ऑल एसेट मौजूद है। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, पर्सी थ्रू runs a landscape gardening business। 1 फरवरी 2002 को उन्होंने परचेज किया एक लॉन मोवर जिसकी कॉस्ट 3,000 थी। उसे डिप्रिसिएट कर रहे हैं 10% मंथली बेसिस पे। फ्यू इयर्स लेटर उन्होंने डिसाइड किया कि इसे रिप्लेस कर लेंगे और उन्होंने पुराना जो लॉन मोवर है वो सेल कर दिया अपने ओल्ड फ्रेंड को और 2000 का सेल कर दिया 31 जुलाई 2005 को। यानी अगर आप देखें आपके पास ईयर एंडिंग डेट 31 दिसंबर है। जब हम परचेज कर रहे हैं 1 फरवरी को, तो इसका मतलब है ईयर ऑफ परचेज में 2002 में हमने ये सेट 11 मंथ यूज किया और ईयर ऑफ सेल में 7 मंथ। तो हमने चूंकि कैलकुलेट करना है कि उस एसेट पे हमें कितना गेन या लॉस हुआ है, तो फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट द कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट। कॉस्ट 3000 है। डिप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट ईयर आपने कैलकुलेट की फॉर द ईयर 2005, जो आपके पास करंट ईयर है जिस साल आपने उसे बेचा, 175। तो आपके पास इसके अलावा कैरिंग वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एसेट की 2002 की डिप्रिसिएशन जो कि 11 मंथ्स की है 275, देन 2003 की डिप्रिसिएशन 300, 4 की डिप्रिसिएशन 300 एंड 5 की डिप्रिसिएशन 2005 की 175। हेंस टोटल डिप्रिसिएशन आपने लेस कर दी, कैरिंग वैल्यू आ गई 1950। अच्छा, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये थी कि हाउ मच इज चार्ज टू पर्सी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन रिस्पेक्ट ऑफ एसेट। एसेट के हवाले से क्या क्या अमाउंट चार्ज की जाएगी। तो एसेट के हवाले से दो चीजें चार्ज की जा सकती हैं, एक डिप्रिसिएशन और एक आपके पास गेन या लॉस। तो सबसे पहले हमने ये कैलकुलेट किया कि डिप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर क्या है 175, ये वो कैलकुलेट किया गया और इसके बाद हमने कैरिंग वैल्यू कैलकुलेट की। अब कैरिंग वैल्यू आ गई एसेट की 1950 की।
1950 का एसेट हम 2000 में सेल कर रहे हैं, तो ये तो हमें बेनिफिट हो रहा है 50 का। अब 50 का गेन को अगर हम नेट ऑफ करें 175 के डिप्रिसिएशन चार्ज से, तो जो अमाउंट नेट ऑफ होकर प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज होगी वो आ जाएगी 125 की अमाउंट। So that is all for non-current asset disposal or exchange. In the next lecture, we will discuss about rectification of error. यानी आपके पास नॉन करंट एसेट को रिकॉर्ड करने के हवाले से जो मिस्टेक हो जाती हैं, उसे मिस्टेक्स के क्या इफेक्ट्स हैं, उनको रेक्टिफाई करने के क्या इफेक्ट हैं, इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन अल्लाह हाफिज़।